नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर संदीप जसल, अ प्रिवेंटिव हेल्थ फिजिशियन, अ नेचुरल हेल्थ कंसल्टेंट, अ सर्टिफाइड वेट लॉस कोच एंड अ सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर। दोस्तों, हम आपसे बात करते हैं देसी क्लोज लुक पर TLC, जिसे हम कहते हैं थेरेपेटिक लाइफस्टाइल चेंज। जी हाँ, कैसे हम अपनी जीवन शैली, अपने जीने के तरीके में बदलाव ला करके अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं या अपनी आने वाली जो बीमारियां हैं उनको बेहतर कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके सिम्टम्स को, उनके लक्षणों को कम कर सकते हैं ताकि हम जी सकें एक भरपूर ज़िंदगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आप ही में से कुछ लोगों का सुझाया हुआ टॉपिक है और वो टॉपिक है प्रोस्टेट हेल्थ। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड एक मेल हार्मोन है जो कि सिर्फ मेल्स में पाया जाता है। एक वॉलनट शेप का एक ग्लैंड है जो कि यूरेथ्रा यानी कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर तक लाने वाली जो ट्यूब है, जो कुदरत ने, नेचर ने बनाई है, उसके आसपास ये वॉलनट शेप्ड प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और अगर उम्र के साथ साथ, जो कि सब में होना है, इसमें बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, हाइपर मीन्स ज़्यादा, प्लेजिया यानी कि बढ़ना, बिनाइन मीन्स वो वाली बढ़ोतरी जो कि नुकसानदेह ना हो, जो कि कैंसरस ना हो। आप जानते हैं कि बॉडी में अगर कोई टिश्यू की ग्रोथ होती है तो वो या तो होती है नुकसान देने वाली ग्रोथ, जिसे हम बोलते हैं मेलिग्नेंट ग्रोथ, जो कि कैंसर को रिप्रेजेंट कर सकती है। लेकिन जो दूसरी ग्रोथ होती है जो कि नुकसानदेह नहीं होती, उसका नाम है बिनाइन हाइपरट्रॉफी। तो प्रोस्टेट में भी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया नाम की ये तकलीफ़ होती है, जिसे आमतौर पे हिंदी में हम गदूद का बढ़ना बोलते हैं। इसके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ट्रबलसम होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड कभी जानलेवा नहीं, इसकी जो बढ़ना है वो जानलेवा नहीं होता जब तक कि इसमें कैंसर के सेल्स ना पाए जाएं, और कुछ केसेस में प्रोस्टेटिक कैंसर भी पाया जाता है। सो पहली बात तो ये है कि जब भी हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जब इसके सिम्टम्स लेकर के पेशेंट हमारे पास आता है, द मेन पर्पस ऑफ अ गुड फिजिशियन इज़ टू डायग्नोज वेदर इट इज़ BPH, क्या ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, जो कि जानलेवा तो नहीं होगा, सिर्फ सिम्टम्स पैदा करेगा, यानी कि लक्षण पैदा करेगा। आपकी ज़िंदगी में कुछ छोटी मोटी तकलीफ़ें आएंगी जिनको हम छोटी मोटी लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं। और नियरली 10% ऑफ ऑल द पेशेंट्स, जितने भी मरीज़ होते हैं, उनमें से 10% लोगों को ही सर्जरी के लिए जाना पड़ता है, सर्जरी करवानी पड़ती है। और कुछ लोगों को इनमें से दूसरी बार या तीसरी बार भी अपने लाइफ टाइम में, अपने जीवन में ये सर्जरी का सामना करना पड़ता है। तो कुछ दिनों के लिए वो सर्जरी के बाद में कुछ तकलीफ़ें बढ़ती हैं और फिर वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं। इस सर्जरी का नाम है TURP, उसे हम डॉक्टरी भाषा में टर्प बोलते हैं। TURP स्टैंड्स फॉर ट्रांस यूरेथ्रिक रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। एक तरह से यूरिन के जो पैसेज है, जो रास्ता है यूरिन पास करने का, उसमें से एक ट्यूब को डाल करके, और उस ट्यूब के आसपास जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो बढ़ गया है उसको एक तरह से छील दिया जाता है, उसको स्क्रैप कर दिया जाता है। तो जितना भी ज़्यादा प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होता है, उस प्रोस्टेट को छीलने के बाद में जगह बन जाती है और यूरिन के रास्ते में रुकावट नहीं आती। ये एक सर्जरी जो है, ये जड़ से ठीक करने की सर्जरी नहीं है, ये लक्षणों से निजात पाने की, लक्षणों को कम करने की ही सर्जरी है। यानी कि लक्षण क्या है? अब जब यूरिन के पैसेज या यूरिन के रास्ते में, यूरेथ्रा में, जब बाहर से एक दबाव पड़ेगा प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने का, तो नेचुरल है यूरिन के पैसेज में प्रॉब्लम आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, रुकावट आएगी। तो क्या होगा कि जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, जो कि ऊपर नाभि के बिल्कुल नीचे पेट में पड़ा हुआ है, जब वो भरता है, जब उसमें यूरिन किडनी से नीचे आ जाता है, जब वो बढ़ता है और भरता है, तो उस पर एक प्रेशर पैदा होता है जो कि अर्ज पैदा करता है यूरिन पास करने की। तो जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, उनको वो अर्ज पैदा होती है, यूरिन का प्रेशर लगता है, वो वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं और अपने ब्लैडर को एम्प्टी करते हैं, यानी कि खाली करते हैं यूरिन पास करके। लेकिन जब उससे नीचे के रास्ते में जो यूरिन का पैसेज है, जब उसमें एक बाहर से दबाव पड़ेगा, तो
वो दबाव के कारण यूरिन पूरा रिलीज़ नहीं होगा, कुछ यूरिन ब्लैडर में बच जाएगा। उसे हम बोलते हैं PVR, पोस्ट वॉइड रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि वॉइड करना यानी कि यूरिन को रिलीज़ करना, यूरिन को पास करना, उसके बाद में भी ब्लैडर में कुछ यूरिन का बच जाना। अब क्या होगा जब ब्लैडर में थोड़ा सा यूरिन बाकी है और किडनी आपको पता है कि 24 घंटे आपके लिए काम कर रही है और वो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन की प्रोडक्शन कर रही है, यूरिन बना रही है और वो लगातार यूरिन को ड्रिप करा रही है आपके यूरिनरी ब्लैडर में। जब पहले ही वॉशरूम यूज़ करने के बाद में भी यूरिन का वॉल्यूम बचा हुआ यूरिनरी ब्लैडर में पड़ा है तो वो ब्लैडर जल्दी दोबारा से भर जाएगा। तो क्या होगा, अगर आप पहले जब आपको प्रोस्टेट बढ़ा हुआ नहीं था, आप 3 या 4 घंटे तक भी यूरिन पास करने नहीं जाते थे, आपको अर्ज टू पास यूरिन नहीं होती थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम होकर 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, फिर 1 घंटा ऐसे हो जाएगी। सो व्हाट विल हैपन, आप तंग हो जाएंगे यूरिन पास करने के लिए, बार बार जा कर के वॉशरूम को यूज़ करने के लिए। इसलिए दूसरे जो लक्षण होते हैं वो होता है कि जो आपकी यूरिन की स्ट्रीम है वो पतली हो जाती है। वो पतली इसलिए होती है क्योंकि हमारी यूरिन की जो पैसेज है वो टाइट हो जाता है। और तीसरे नंबर पे जो लक्षण होता है, जो स्ट्रीम की स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है, यानी कि जितनी दूर आपकी यूरिन की स्ट्रीम अगर आप पास करते थे वो गिरती थी, जितने प्रेशर से यूरिन रिलीज़ होता था वो भी कम हो जाता है क्योंकि यूरिन के रास्ते में रुकावट है। तो अगर ये लक्षण आपको आते हैं तो आपको निश्चित रूप में अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर, अपने फैमिली डॉक्टर से बात करके इन सिम्टम्स के बारे में उसको सूचना देनी चाहिए। निश्चित रूप में वो कुछ टेस्ट आपके लिए ऑर्डर करेगा। उन टेस्ट में इसके लिए सबसे अच्छा जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है यूरिनरी रेजिडुअल वॉल्यूम को इवैल्यूएट करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी। एक सिंपल टेस्ट जैसे कि पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, वैसे ही प्रोस्टेट का और यूरिनरी ब्लैडर का एक अल्ट्रासाउंड होता है। इसके अलावा आपको यूरिन रूटीन टेस्ट करवाया जाता है जिसमें कि देखा जाता है कहीं इस रुकावट के कारण बार बार इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। और इसके अलावा एक टेस्ट और किया जाता है जिसे हम बोलते हैं PSA। PSA स्टैंड्स फॉर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो अगर PSA ज़्यादा बढ़ा हुआ आए तो ये कई बार प्रोस्टेट कैंसर का सूचना देने वाला एक बहुत अहम टेस्ट होता है। लेकिन ये टेस्ट कई बार फॉल्स पॉजिटिव यानी कि फॉल्स एलिवेटेड वैल्यूज़ भी देता है वो उन लोगों में जिनमें यूरिनरी इन्फेक्शन हो या इन्फ्लेमेशन हो, प्रोस्टेटाइटिस हो, कि यूरिन के अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर सूजन पैदा हो जाए। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं और जब आप डिक्लेयर हो जाते हो कि आपको BPH ही है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, प्रोस्टेटिक कैंसर नहीं है, तो आपके लक्षणों को राहत देने के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं। तो आप जानते हैं TLC, हम इसका नाम रखते हैं थेरेपेटिक लाइफस्टाइल चेंज। तो अब शुरू होता है वो सेक्शन जो कि इस प्रॉब्लम जिसको मैंने अभी अच्छे से आपको समझाया है, तो उसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ क्या हैं। उनमें से जो लोग लाइफस्टाइल अपने चेंजेस करने में इच्छुक हों उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए। एक तो ये कि उनको ओवर हाइड्रेट नहीं करना, ख़ास तौर पे शाम के बाद में। जब आप 7 PM हिट करते हैं, सपोज़ आप 10 PM सोते हैं, 11 PM सोते हैं, तो आप 7 PM के बाद अपने शाम के 7 बजे के बाद अपनी फ्लूइड की इनटेक को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। वो इसलिए क्योंकि यूरिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब आप यूरिन बनाएंगे ही नहीं तो आपको बार बार यूरिन एम्प्टी करने के लिए, यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए, यूरिन पास करने के लिए उठना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आमतौर पे एल्डरली मेल्स में सबसे बड़ी समस्या इस प्रोस्टेट BPH की तकलीफ़ के कारण होती है बार बार यूरिन के लिए उठना। तो जितनी बार उनको यूरिन का प्रेशर होता है उतनी बार उनको उठ के सोते समय उठ करके जाना पड़ता है। और इसकी दवाई जो होती है आम तौर पे एक केमिकल दवाई होती है जो कि डॉक्टर्स आपको देते हैं, उसे बोलते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स। अब अल्फ़ा ब्लॉकर्स का एक साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों, वो साइड इफ़ेक्ट है कि वो आपके ब्लड प्रेशर को अचानक गिरा सकती है। इसीलिए
बहुत बार ऐसा पाया गया है कि जो एल्डरली मैन हैं वो रात को उठते हैं, बाकी लोग घर के सो रहे होते हैं, वो जल्दी जल्दी में, क्योंकि उनको अर्जेंसी टू पास यूरिन होती है, उनको लगता है कि कहीं यूरिन पास ना हो जाए, लीक ना हो जाए, निकल ना जाए, उनके कपड़े ना ख़राब हो जाएं, वो जल्दी में वॉशरूम जाते हैं। उन्होंने अल्फ़ा ब्लॉकर नाम की दवाई खाई होती है जिसका साइड इफ़ेक्ट है कि उसने ब्लड प्रेशर को गिरना है। तो जब ब्लड प्रेशर गिर जाएगा तो उनको हो सकता है ब्लैकआउट हो जाए, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि खड़े होकर यूरिन पास करते हैं। मैन में ये आम तौर पे ये प्रैक्टिस है। तो एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल टिप आपको आज दे रहे हैं। अगर आपके घर में, आपकी जान पहचान में कोई बुज़ुर्ग हैं जिनको ये BPH है, तो आप कोशिश कीजिए उनको ये बताने की कि वो यूरिन पास करते समय खड़े ना हो, ख़ास तौर पे रात के समय। उनको जाकर के सीट पर अच्छे से सेटल होना है, फिर यूरिन पास करना है। इससे क्या है कि उनके ब्रेन में ब्लड प्रेशर गिरने के कारण ब्लड सप्लाई कम नहीं होगी और उनको ब्लैकआउट यानी कि चक्कर नहीं आएगा, उनकी आंखों के आगे अंधेरा नहीं आएगा। बहुत बार बुज़ुर्ग लोग इस कारण कोलैप्स हो जाते हैं, फर्श पे गिर जाते हैं। और बाथरूम में आप जानते हैं कई तरह के शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, शेल्फ्स के एजेस होते हैं, फॉसेट्स यानी कि टैप्स होती हैं जो कई बार सर में लगती हैं, या फिर हिप फ्रैक्चर का बहुत कॉमन एक इंसिडेंस है जो आमतौर पे BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, गदूद बढ़ने के मरीज़ों, एल्डरली मेल्स में ये पाया जाता है। तो दोस्तों, एक तकलीफ़ से निजात पानी होती है और दूसरी तकलीफ़ मोल ली जाती है। तो इससे बचने के लिए ये कुछ, एक तो आपका है कि आपने फ्लूइड इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करना है। दूसरे नंबर पर आपने जो भी पेशेंट्स आपके आसपास हैं उनको ये गाइड करना है कि वो खड़े होकर यूरिन पास ना करें। तीसरे नंबर पर आती है न्यूट्रिशन और हर्ब्स, जो हमारे घर की होम रेमेडीज़ हैं जो हम कर सकते हैं। जो मॉडर्न मेडिसिन में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो आमतौर पे स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स दी जाती हैं। स्मूथ मसल्स यानी कि वो मसल्स जो कि यूरेथ्रा यानी कि यूरिन की नाली को रिलैक्स करें, ताकि जब भी आप यूरिन पास करें तो वो प्रेशर रिलीज़ हो जाए और यूरिन जितना एम्प्टी होना है, जितना ब्लैडर को एम्प्टी होना है, खाली होना है, उतना हो जाए। लेकिन स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स का साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको बताया है अल्फ़ा ब्लॉकर्स का, कि वो आपका ब्लड प्रेशर भी गिरा सकती हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स, जो खून की नसें हैं शरीर में, उनकी भी लाइनिंग स्मूथ मसल्स की ही बनी हुई है। जब आप स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर से बाहर का जो रास्ता है, अगर उसको रिलैक्स कर रहे हैं तो ब्लड वेसल्स भी रिलैक्स हो सकते हैं और आपका ब्लड प्रेशर गिर सकता है, जिसके कारण आपको चक्कर आ सकता है। अब हम चलते हैं कि आपने करना क्या है। आपने एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पोषक तत्व हैं जो कि एज रिलेटेड डीजेनरेटिव चेंजेस को स्लो डाउन करते हैं, धीमी गति से आपके बुढ़ापे को आपके पास आने देते हैं। मैं एक एंटी एजिंग एक्सपर्ट हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ है कि आपको उम्र के साथ में बढ़ने वाली जो एजिंग प्रोसेस है, बुढ़ापा है, वो जल्दी ना आए। आई एम माई सेल्फ 51 ईयर्स ओल्ड और मैं कोशिश करता हूँ जो हम प्रीच करते हैं उसको हम प्रैक्टिस भी करें अपने ऊपर। सो दिस इज़ व्हाट वी डू, कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स जो हमारे कांटेक्ट में हैं वो सारी न्यूट्रिशन लें जो कि उनके शरीर पर बुढ़ापे के असर को कम करे या उसको स्लो डाउन करे। दोस्तों, स्टार्स इस तरह की मेडिकेशन के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि उनकी बॉडी, उनकी स्किन, उनकी लुक, उनकी फिज़िक, वो ही उनका बिजनेस का मेजर, उनका प्रोफेशन है, उनकी दुकान है वो। तो जो लोग अपने ऊपर अपना ध्यान रखना चाहते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में न्यूट्रिशन कौन सी है? विटामिन ए, सी, ई, जिंक, सेलेनियम, कॉपर। ये 6 तो बहुत प्राइमरी हैं जिनको आपने यूज़ करना है। और विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं? येलो और ऑरेंज पिगमेंटेड कलर्स एंड फ्रूट्स, जैसे कि पम्पकिन है, जैसे कि ऑरेंज कलर के कौन से फ्रूट्स हैं आप जानते हैं। आपको ऑरेंज मिलता है, आपको पपाया मिलता है, आपको मैंगो मिलता है। इन सब में विटामिन ए अच्छा पाया जाता है। विटामिन ए का एक और अच्छा प्रिकर्सर है, उसको एक्टिवेट करने वाली चीज़ है, वो है लाइकोपीन। लाइकोपीन पाई जाती है टोमेटोज़ में, टमाटर्स में।
तो टमाटर का सेवन करने से आप लाइकोपीन का अच्छी मात्रा आपको मिल सकती है। इसके बाद आते हैं विटामिन सी के ऊपर। विटामिन सी आप जानते हैं सिट्रस फ्रूट्स, लाइम, लेमन, ऑरेंजेस, टैंजरीन्स और इसके अलावा आंवला, इंडियन गूसबेरी बहुत ही एक रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। ब्रोकली इंसिडेंटली बहुत ज़्यादा इसका जिक्र नहीं होता, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन ई आपको मिलता है नट्स एंड सीड से। नट्स, वॉलनट, आलमंड्स, मैकेडेमिया नट्स, तो ये सारे नट्स में से विटामिन ई की अच्छी मात्रा आपको मिलती है। सीड्स यानी कि पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, इनका सेवन आप करके विटामिन ई की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सारी की सारी जो कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिंक, सेलेनियम, कॉपर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों का सेवन करके, और प्राइमरीली अगर आप वेजिटेरियन डाइट पर हैं तो आप रिच एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेते हैं। इसके अलावा आपको कुछ हर्ब्स हैं जो आयुर्वेद में बहुत अच्छा जिक्र है, जिनका वर्णन है, जैसा कि एक हर्ब है जिसे हम बोलते हैं सॉ पाल्मेटो। ये एक पाम ट्री का फ्रूट है सॉ पाल्मेटो, जिसका अगर आप सेवन करें आपको सप्लीमेंट्स के रूप में मिल जाएगी, तो इसका बहुत अच्छा जो असर है वो पाया गया है। इसके अलावा आपको कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो कि यूरिन की क्लैरिटी करती हैं, जो यूरिन को साफ़ करती हैं, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं, तो उसका भी आप प्रयोग करके इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा कर सकते हैं। अब आता है लाइफस्टाइल में दूसरा, ये न्यूट्रिशन और हर्ब्स की बात हुई। अब आता है अगला चरण, वो है लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का। दोस्तों एक्सरसाइज में आपको कोई भी एरोबिक एक्टिविटी करनी ज़रूरी है, रूटीन में करनी ज़रूरी है। मैं आमतौर पे जब भी कार्डियोवैस्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो हम बात करते हैं 200 मिनट्स ऑफ एन एरोबिक एक्टिविटी पर वीक। ये आप 40 मिनट्स की 5 डेज़ के लिए वॉक लगा लें या 50 मिनट्स की 4 डेज़ के लिए वॉक लगा लें, लेकिन इतना तो ज़रूरी है कि आप करें। अगर आपकी एज, आपकी बॉडी की फ़िज़िकल फिटनेस आपको अलाउ करती है तो आप जॉगिंग कर सकते हैं, लाइट रनिंग भी कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट भी ले सकते हैं, लेकिन वॉक इज़ समथिंग जिसके लिए आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी जिम की मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। वॉक आप फर्स्ट एक्सरसाइज इन लाइफ है। मैं सोचता हूँ 1 साल का बच्चा होता है तो चलना शुरू हो जाता है। लास्ट एक्सरसाइज इन योर लाइफ इज़ वॉक। आप जिम जा ना पाएँ लेकिन आप वॉक कर सकते हैं जब आप बूढ़े भी हो जाते हैं। सो आई एडवाइज टू ऑल माई पेशेंट्स कि किफ़ायती अगर इलाज करना है तो वॉक ज़रूर करते रहिए। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज होती है जिसे हम बोलते हैं केगल एक्सरसाइज। अब ये केगल एक्सरसाइज क्या है? केगल एक्सरसाइज, जब आप बैठते हैं किसी चेयर पर तो जो फ्लोर आपकी एब्डोमेन, आपके पेट का जो फ्लोर है, जो फर्श है, जो सीट को टच कर रहा है, वो मसल्स को बूस्ट करने की एक्सरसाइजेज होती हैं। तो ये आपको 7 सेकंड्स के लिए गिन करके सामने घड़ी रख लीजिए। सेकंड्स की जो आर्म है, सेकंड की सुई को देखते हुए 7 सेकंड्स के लिए अपने फ्लोर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, अंदर को खींचिए, ऊपर को खींचिए। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर आप यूरिन पास कर रहे हों और आप यूरिन को रोकना चाहें बीच में ही, आपके घर में कोई आ जाए, आपको कोई बेल बजती है डोर पर और आप यूरिन पास कर रहे हैं, तो कई बार अगर आपके जो गेस्ट हैं उनको जल्दी है, वो 2-3 बार बेल कर देते हैं, तो आप उतना कंट्रोल रखते हैं अपने ऊपर कि आप यूरिन को स्टॉप करके भी जाके उस बेल को अटेंड कर सकते हैं, उस डोर बेल को अटेंड कर सकते हैं और बाद में आकर के अपने ब्लैडर को इवैक्यूएट कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक्सरसाइज आपको सीट पे बैठे बैठे करनी है। ये एक्सरसाइज वैसी एक्सरसाइज है जो आप कभी भी कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे टीवी पर कोई अपना फेवरेट शो एंजॉय कर रहे हैं। द फ्लोर ऑफ योर पेल्विस शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड। उसको अंदर खींचना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है फॉर 7 सेकेंड्स। कोशिश कीजिए वो 7 सेकेंड्स आप एक्सहेल करें, आप सांस को बाहर निकालें। यॉगिक एक्सरसाइजेज में ब्रीदिंग पर कंट्रोल करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो वैसे ही अगर आप अपने आप को ट्रेन करेंगे और फिर उसके बाद अगले 3 सेकेंड्स के लिए आप रिलैक्स करेंगे, आप अपने मसल्स को नहीं खींचेंगे, तो उसके बाद में आप फिर अपने मसल्स को रिलैक्स करें। उस दौरान आप सांस को अंदर ले सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं। तो 7 सेकेंड्स एक्सहेल कीजिए, सांस को बाहर छोड़िए और साथ में मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और
3 सेकेंड्स के लिए मसल्स को रिलैक्स कीजिए और सांस को अंदर भरिए। अगर इसकी आप 10 रेपिटेशंस 10 बार से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं 12, 15, 20, तो आप अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं, जो कि आपके पेल्विक फ्लोर, आपके यूरिन के पैसेज को कंट्रोल करने में आपकी सहायता करते हैं। दोस्तों, ये कुछ बड़े ही यूज़फुल टिप्स थे। TLC यानी कि थेरेपेटिक लाइफस्टाइल चेंजेस आपको लानी है। थेरेपेटिक यानी कि थेरेपी की तरह, इलाज की तरह। लाइफस्टाइल यानी कि सिंपल चेंजेस, आपके जीने के तरीके को कुछ छोटे छोटे ध्यान रख करके और बदलाव, चेंजेस अगर आप लाएंगे तो निश्चित रूप में इस समस्या से आपको लक्षण कम होंगे, आपको तंगी कम होगी, आपको तकलीफ़ कम होगी, क्योंकि बहुत बार ये समस्या इमोशनल टेंशन, स्ट्रेस पैदा करती है। जिन लोगों को ये होती है उनसे आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का हमारा सेक्शन ऑन प्रोस्टेटिक हेल्थ, और आगे फिर से मिलेंगे आपसे क्लोज लुक, एक करीबी नज़र डालने के लिए, देसी क्लोज लुक। जी हाँ, हमारी देसी भाषा में उन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे जो कि आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछना हो तो 778-970-4111, दिस इज़ माई नंबर। livelifemore.ca, that is our website in Canada, LIVELIFEMORE, यानी कि ज़िंदगी ज़्यादा जिएँ। livelifemore.ca, इस वेबसाइट से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।